Hello, friends. I am back again with the chapter that is Electoral Politics of Political Science. I told you I will keep on uploading the topics, videos regarding the chapter. Clear? So, keep on like and subscribe for more and more videos and let's continue. अब तक हमने क्या करा? हमने previous videos में मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्शंस होते क्या हैं, फिर हमने देखा कि इलेक्शंस होते क्या हैं, इलेक्शंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और एक इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक कब कहते हैं। ठीक है, कोई भी इलेक्शंस होते हैं, हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए थे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किसे कहा जाता है। ठीक है, देन वी ऑल्सो कम टू नो कि भाई इलेक्टोरल कंपटीशन कह लो या पॉलिटिकल कंपटीशन कह लो, आर द सेम थिंग। तो पॉलिटिकल कंपटीशन या इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब क्या है, हमारी कंट्री के लिए ये कितने फ्रूटफुल हैं, कितने बेनिफिट हैं, या इसके ड्रॉबैक्स यानी प्रॉस एंड कॉन्स देखे थे हमने। इसके क्लियर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को हमने देखा था। And afterwards, I also discussed the types and the forms of the elections, right? I hope you people like my videos and you are paying more and more interest. So let's continue with the steps of elections in India. Means what is the process of elections in India? मतलब कि इलेक्शन तो मैंने आपको बोला ना, है हजार महीने का नहीं है कि जब मन उठा और इलेक्शंस हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर इसके स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग होती है और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर? अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्लानिंग होती है, दैट वी विल डिस्कस। नंबर वन, वी हैव द फर्स्ट स्टेप है हमारा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है। सेकेंड स्टेप है हमारा, ये क्लास जब भी आपको क्वेश्चन स्टेप्स या प्रोसेस से रिलेटेड आता है ना, आपको प्रॉपर वैसे ही लिखना है जिस तरह से चल रहा है। आप कोई भी स्टेप पहले नहीं लिख सकते, ये आपके पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगा। ठीक है, सेकेंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, थर्ड वोटर्स लिस्ट, fourth one is the nomination of the candidates, and the fifth one is election campaigning. Last and the final steps of election in India is the polling and counting of the votes. ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप है। हर एक स्टेप को हम डिटेल में करने वाले हैं और आपको मैं हर एक स्टेप के लिए हर एक स्टेप जो है आपको क्लियरली समझाऊंगी। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन इज द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, नंबर वन है आपका इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। भाई हमारी कंट्री है, कंट्री को पहले हम देखेंगे भाई इलेक्शन तो हमें पता चल गए होते क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई इलेक्शंस होंगे कहाँ। अब हमारी कंट्री है, इस कंट्री को एरिया वाइज जो है डिवाइड कर दिया जाता है फॉर दी पर्पस ऑफ द इलेक्शंस। ठीक है, कि ताकि इजीली और कन्वीनियंटली इलेक्शंस हो जाएं, कोई क्योस क्रिएट ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आराम से जो है इलेक्शंस को कंडक्ट कर दिया जाए। इसीलिए हर एरिया वाइज छोटे छोटे एरियाज में पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है क्लास इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जब किसी कंट्री को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शंस। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं कि जो है कन्वीनियंट इलेक्शन हो जाए, उसी लिए उसको जो है एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हर एक वोटर, द वोटर विल लिव इन एन एरिया, इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है कैंडिडेट्स खड़े होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उधर से डिफरेंट कैंडिडेट्स जो है खड़े होते हैं। जैसे एक एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोई किसी स्टेट में, तो वहां पे डिफरेंट कैंडिडेट्स जो है खड़े होंगे। जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल बीजेपी का एक खड़ा हो गया, आम आदमी पार्टी का खड़ा हो गया, या फिर कांग्रेस का खड़ा हो गया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग रहते हैं, वोटिंग जो करते हैं, वो लोग इनमें से किसी एक को वोट करेंगे। तो ये एरिया, इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, छोटा सा एरिया, एक छोटा सा एरिया एक स्टेट में, उसको जो है कर दिया जाता है डिवाइड। ठीक है, कंट्री का छोटा एरिया वहां पे।
तो इसे कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी दो तरह की होती है, ठीक है, एक होती है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ ये डिस्कस करा था कि भाई दो तरह के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट का मतलब जहां पे हम कौन, जनता, जनता में भी कौन, द एडल्ट हु आर एबल टू वोट। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन से लोग वोट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग वोटर्स, जो हम लोग वोट करते हैं, तो हम लोग जो है जिनको वोट कर रहे हैं वो इलेक्शन जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे हमारे चुने हुए उम्मीदवार जो है मिनिस्टर्स बनते हैं, तो वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। तो ये दो तरह के, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं और एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को तो 543 में कर दिया जाता है डिवाइड, पूरी इंडिया। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने आपको बताया था कि पीएम के लिए वोटिंग होती है, तो यहाँ पे पूरे कंट्री को 543 से 545 तक रहता है ये, तो पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है इतनी एरियाज में, ठीक है। और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनमें जो चुनता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक्स कॉन्स्टिट्यूंसी है और अगर ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फॉर एग्जांपल इनमें से जो है बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, तो ये बन जाएगा मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, लोकसभा का मेंबर बन जाएगा। तो लोकसभा कौन किसका हाउस है, पार्लियामेंट का, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाया जाएगा। ऑन दी अदर साइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो हर एक स्टेट को, अब लोकसभा में क्या होता है, पूरी कंट्री को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे स्टेट को नहीं देखा जाता है, पूरी कंट्री को एरिया वाइज जो है छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टेट को देखा जाता है, तो उस स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको कहते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। आपको बताया था मैंने विधानसभा के लिए या विधान परिषद, ठीक है, जहाँ पे तो दो हाउसेज है जिन स्टेट्स में, वहां पे दो विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि विधानसभा ही होती है, वन हाउस ही होता है। सिर्फ फ्यू स्टेट्स आर इन आवर कंट्री, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, तो वहां पे जो है विधान परिषद भी है। तो अभी विधानसभा, उसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी कहा जाता है, ठीक है। अब विधानसभा के उम्मीदवारों को हम चुनते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो इनके जिनको, जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लो, वाई कॉन्स्टिट्यूंसी है एक किसी स्टेट की, मान लो यूपी है, यूपी के बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है वाई। तो वाई में भी क्या होगा, 3 पार्टी के खड़े हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी का एक खड़ा है, फिर बीजेपी का एक खड़ा है और एक मान लो बीएसपी का खड़ा है, बसपा का। तो मान लो इनमें से जो है बसपा पार्टी का जीत जाता है कैंडिडेट, तो बसपा पार्टी का जो मेंबर होगा उसको बोला जाएगा एमएलए। क्या बोला जाएगा, एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर। तो इसी तरह इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड किया जाता है और एक फिक्स कर लिया जाता है कि भाई यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। तो ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब ऐसा भी होता है कि द सेम प्रिंसिपल और सेम की सेम चीजें जो है, ऐसा भी होता है कि मान लो कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर जो है और भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी जाती हैं, तो और सेम चीज अप्लाई होती है पंचायत या म्युनिसिपल। मान लो कि स्टेट के कॉन्स्टिट्यूंसी है वाई, ठीक है, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूंसी है वाई, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था। इस वाई में भी क्या होंगे, कुछ टाउन्स होंगे, कुछ सिटीज होंगी और कुछ रूरल एरियाज, विलेजेस होंगे, ठीक है। तो इनको वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इनको भी कॉन्स्टिट्यूंसी ही बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टाउन्स होंगे, कुछ सिटीज होंगे और तो यहाँ पे भी लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं। तो इसे पंचायत या म्युनिसिपल इलेक्शन, अगर टाउन एंड सिटीज में है तो म्युनिसिपल इलेक्शंस कहा जाता है और अगर रूरल एरियाज में है तो पंचायत इलेक्शंस कहा जाता है। तो सेवरल वार्ड्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, ईच विलेज या टाउन को, तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूंसी ही कहा जाता है। तो हर एक वार्ड में या वो गांव का या टाउन या सिटी का, ठीक है, अगर वो वाई कॉन्स्टिट्यूंसी टाउन है या सिटी है तो अगर वो टाउन है तो म्युनिसिपल, अगर वो रूरल एरिया है तो पंचायत इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि और वहाँ पे भी ऐसे ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है।
कभी कभी इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम सीट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक सीट रिप्रेजेंट, फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट वन सीट। जैसे वाई है और अगर ये टाउन है तो यहाँ पे हम कहेंगे म्यूनिसिपल इलेक्शन है, ठीक है। एक म्यूनिसिपल इलेक्शन है, म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे का जो मेंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2-3 रिप्रेजेंटेटिव भर के आए, ठीक है। इलेक्शन तो लड़ सकते हैं बट एक ही बनेगा यहाँ पे, ना कि 2-3 बनेंगे, तो एमएलए बन जाता है यहाँ का। क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि पूरे कंट्री को जो है छोटे छोटे एरियाज में जब डिवाइड कर देते हैं तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी को हम सीट भी कहते हैं। और क्या होता है कि इसको 2 पार्ट्स में, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ठीक है। अब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, अगर जब पूरे कंट्री को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो होगी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। वो पीएम के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन जिन्हें हम चुनते हैं। सिमिलरली दूसरी साइड असेंबली इलेक्शंस की अगर मैं बात करूँ, असेंबली इलेक्शंस हो गए जहाँ पे एक स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में, एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। उनमें से कुछ टाउन सिटीज होते हैं, कुछ रूरल एरियाज होते हैं, तो वो वार्ड्स कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो लाइक द कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ पे भी सेम इसी तरह के से इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे भी वार्ड हर एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ना कि 2-3। तो एमएलए होता है जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर के असेंबली इलेक्शंस, तो वहाँ पे अगर कोई चुनता है तो वो एमएलए बन जाता है। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो लोकसभा के जो इलेक्शंस में जो जीतता है वो बन जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा का मेंबर। This is all about electoral constituency. As I have promised to you कि I will keep on update you with the latest info. तो here I am. तो as per the latest information, largest लोकसभा constituency यानी area wise लद्दाख है, और स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया वाइज लक्षद्वीप है, ठीक है। और मैक्सिमम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज यूपी में पाई जाती है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 400 से क्रॉस ही हो जाता है, ये रहता है। और सबसे कम कॉन्स्टिट्यूंसी सिक्किम 32-34 समथिंग लाइक दैट रहती है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, कहा जाता है वैसे कभी कभी तो इसे एक्सीड, वैसे तो कभी एक्सीड हुआ नहीं है, कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी किसी एक स्टेट में 600 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी एक इन्फो है, बोला जाता है। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं होता कि 600 अबव हो। और हाँ, ये मिनिमम हो जाता है कि मिनिमम कहा जाता है कि कम से 60 रहना चाहिए, बट कई जगह जो है 60 भी नहीं बन पाता। जैसे सिक्किम है, बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो 60 भी नहीं रहता। यहाँ पे 32 से 40 के बीच ये वाइंड अप हो जाता है। This is all about the first step of the system of elections in India, that is the electoral constituency. I hope you people get it, all the things. ठीक है, this is all for today. Thank you and have a nice day.